एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज मैं आप लोगों को स्मृति के बारे में बताऊंगी या मेमोरी के बारे में बताऊंगी कि स्मृति या मेमोरी होती क्या है। तो स्मृति क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वुडवर्थ ने कहा है, मेमोरी इज़ द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इज़ लर्न। मतलब कि ये कहने का है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जितना भी सब कुछ हमने जो सीखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने जो चाहे वो हम कहें याद करने में हमने सीखा है, कहीं से भी हमने कुछ भी चीज़ें सीखी हुई हैं, हमारे जो अनुभवों से हमने सीखा है, वो हमारे कहीं ना कहीं अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे जाकर के स्टोरेज फॉर्म में हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। जब कभी भी हमें फिर उनका यूज़ करना होता है, कहीं भी हमें कोई चीज़, जैसे हमने कोई सब्जेक्ट याद किया हुआ है, 6 क्लास में हमने कोई सब्जेक्ट याद किया था, हमने मैथ्स फॉर एग्जांपल मैथ्स सब्जेक्ट याद किया, उसके रूल्स रेगुलेशंस याद किए, फार्मूला याद किए थे, तो उसी सब्जेक्ट जो हमारे 7th क्लास में आ रहा है, वही कहीं ना कहीं जो हमने 6 क्लास में फार्मूला याद किए हुए थे, वो हमारे 7th क्लास में याद लागू हो रहे हैं या फिर यूज़ हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो हमने 6 क्लास में याद किया था, वो हमारे 7th क्लास में हमारे चेतन मन में आ गए, है ना, कॉन्शियस माइंड में हमारे आ गए, ताकि हम अब उन फार्मूलाज को याद भी कर पा रहे हैं, यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो स्मृति क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है, एक मानसिक क्रिया होती है। इसकी सहायता से हम जो हमने अनुभव अपने लिए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल या फिर दिमाग में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में विद्यमान हो जाते हैं, और जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है या फिर जब हमें उनका यूज़ करना होता है, तो वो हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। स्मृति की अगर हम बात करें, फैक्टर्स ऑफ मेमोरी की बात करें, स्मृति के तत्व के बारे में बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके टेट और सी टेट में ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, या फिर वुडवर्थ के अनुसार, क्योंकि ये वुडवर्थ ने दिए थे, ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ये वुडवर्थ ने दिए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि वुडवर्थ के अनुसार मेमोरी के घटक कितने हैं, है ना। तो मेमोरी के घटक पूछे जा सकते हैं वुडवर्थ के अनुसार कि मेमोरी के घटक कितने होते हैं। तो मेमोरी के 4 घटक होते हैं, जो कि लर्निंग है, रिटेंशन है, रिकॉल है, रिकॉग्निशन है। लर्निंग क्या होता है कि किसी भी जो वस्तु है हमारी, कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है ना। और सीखने और स्मरण करने में घनिष्ठ संबंध होता है कि जब हम सीख पाएंगे तभी हमें वो चीज़ें हमारी मेमोरी में जा पाएंगी, है ना। हम कहीं से भी कुछ भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, हम कहीं से भी अगर किसी की बात सुन रहे हैं, हम कोई भाषण सुन रहे हैं, हम कोई स्पीच सुन रहे हैं, हम कोई अच्छी शायरी सुन रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, तो वो जब तक कि हम उसे सीखेंगे नहीं, हम उसे समझेंगे नहीं, तब तक कि हम अपने मेमोरी में स्टोर कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या फैक्टर होता है कि सीखना, है ना, किसी चीज़ को लर्न करना, याद करना। ठीक है। फिर रिटेंशन की अगर हम बात करें, धारण करना, कि अगर हमने कोई भी हमारी वस्तु है, तो क्या होता है कि स्मरण रखना केवल सीखी हुई वस्तु को धारण करना है। ठीक है। धारण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रत्येक वस्तु जो सीखी गई है, जब तक कि दोबारा सक्रिय ना हो, पड़ी रहती है। मतलब कहने का ये है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, हमने उनको याद कर लिया, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया, अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। फिर जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, तो हम उन सभी चीज़ों को दोबारा निकाल करके ले आए कि अच्छा, हमने इस क्लास में ये पढ़ा था, हमने ये मोटिवेशनल स्पीच सुनी थी, है ना। तो ये होता है हमारा रिटेंशन या धारण। धारण को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे कि मस्तिष्क होता है ना। और जिसकी जितनी अच्छी मेंटल एबिलिटी होगी, वो उतनी अच्छी चीज़ों को सीख पाएगा, उतनी जल्दी ग्रैस्प कर लेगा उन सभी चीज़ों को। स्वास्थ्य होता है, अभिरुचि होती, चिंतन होता है। स्वास्थ्य जिसका जितना अच्छा होगा, वो उतनी ही चीज़ों को रिटेन कर पाएगा। अगर स्वास्थ्य किसी का, न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं याद कर पाएगा। अभिरुचि है या फिर धारण नहीं कर पाएगा। अभिरुचि है, रुचि ज़रूर होनी चाहिए, इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट याद करने में।
ठीक है। चिंतन धारण शक्ति का चिंतन से भी बहुत गहरा संबंध है कि हमें जब भी कोई चीज़ हम याद कर रहे होते हैं, वो हमारी रुचि पूर्वक होती है और फिर हम उस पे विचार विमर्श करते हैं, है ना, सोचते समझते हैं, है ना, तो ये इसके प्रभावित होने वाले कारक होते हैं। अगर हम रिकॉल की बात करें, पुनः स्मरण की बात करें कि जो कुछ भी हमने पूर्व अनुभवों को चेतना में लाना ही पुनः स्मरण है, कि जो हमने सीखा हुआ है उनको हम रिकॉल कर रहे हैं, है ना। जो हमने पिछली क्लास में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक हमने सीखा था, हम नेक्स्ट क्लास में अगर उससे रिलेट कर रहा है हमारा टॉपिक, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग से चीज़ें निकलने लगती हैं कि अच्छा ये पिछली क्लास में हमने पॉल्यूशन के बारे में ये पढ़ा था, है ना, तो अब इस क्लास में ये पॉल्यूशन के बारे में हमें पता है ना। कभी कभी जैसे कि आप लोग कहते भी होंगे कि अच्छा ये तो हमने उस क्लास में पढ़ा था, अब ये चीज़ यहाँ भी पढ़ाई जा रही है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, पुनः स्मरण आप कर रहे होते हैं चीज़ों का। ठीक है। इसमें फिर लास्ट हमारा है रिकॉग्निशन, पहचान या पहचान जिसको हम कह सकते हैं। पहचान स्मृति का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। पूर्व अनुभवों को जानना ही पहचान है। जो भी हम पूर्व अनुभव, जो हमने पूर्व अपने एक्सपीरियंस कह लें, जो भी हमने पास्ट एक्सपीरियंस जो कुछ भी सीखे हैं, उनकी हम पहचान कर सक रहे हैं कि हमने जो भी चीज़ें सीखी थी उनकी किस तरीके से हम पहचान कर पा रहे हैं। कैसे पहचान करें, अपने वर्तमान काल में कैसे उनकी पहचान करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपने किसी भी टीचर को देख लेते हैं, कहीं भी कई सालों बाद आपके जो प्राइमरी के टीचर थे, कई सालों बाद आप देख लेते हैं कि अच्छा ये तो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, है ना। तो वो क्या ये हमें साइंस पढ़ाते, तो वो आप क्या कर रहे हो, आप पहचान कर पा रहे हो, है ना। पुनः स्मरण के द्वारा आप पहचान कर पा रहे हो। ठीक है, आपने रिकॉल किया, फिर आपने क्या किया, रिकॉग्निशन किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचान किए अपने टीचर की। ठीक है। फिर इसमें काइंड्स ऑफ मेमोरी की बात की जाती है, कितने काइंड्स होते हैं, स्मृति के प्रकार कितने कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे 12 टाइप्स दिए गए हुए हैं, 12 टाइप्स के ये काइंड्स में ऑफ मेमोरी होती है। अगर हम पहले मेमोरी की बात करें, इमीडिएट की मेमोरी की बात करें, तो इमीडिएट क्या होती है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, तात्कालिक, तुरंत सुना देना, कोई भी चीज़ हमने याद की तुरंत उसको सुना दिया। स्थायी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी क्या होती है, कि बहुत समय तक हमें चीज़ें याद रह रही हैं, वो परमानेंट मेमोरी हुई है। नाम से क्लियर है, बहुत सी जो जितनी भी हम मेमोरी दी गई हैं, काइंड्स ऑफ मेमोरी जितने भी दिए गए हुए हैं। एक्टिव मेमोरी क्या होती है, कि पूर्व अनुभव को इच्छापूर्वक प्रयास करके हम पुनः स्मरण कर लेते हैं, वो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है। लेकिन पैसिव मेमोरी क्या होती है, कि हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो हमारे पुनः स्मरण में तुरंत ही आ जाती हैं, वो पैसिव मेमोरी होती है। पर्सनल मेमोरी क्या होती है, कि जो हमारे स्वयं के अनुभव होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका पुनः स्मरण कर लेना, वो हमारी पर्सनल मेमोरी होती है। इम्पर्सनल मेमोरी क्या होती है, स्मृति में स्वयं के अनुभव के अतिरिक्त किसी अन्य मित्र या पुस्तक या समाचार पत्र के द्वारा अनुभवों को याद कर लेना, इम्पर्सनल मेमोरी होती है। रोट मेमोरी क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे हम सिर्फ रटते हैं। ठीक है। लॉजिकल मेमोरी क्या होती है, तार्किक स्मृति क्या होती है, कि हम सोच विचार करके चीज़ों को समझ करके याद कर रहे हैं। हैबिट मेमोरी क्या होती है, कि बार बार दोहरा रहे हैं हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं आदत या आदत स्मृति या फिर हैबिट मेमोरी। सेंस इंप्रेशन एक्सपीरियंस क्या होता है, कि हम अपने सेंसेस के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एक्सपीरियंस करके उन सभी चीज़ों को सीख रहे हैं, जैसे कि छू करके, चख कर, सूंघ कर, है ना। फिजिकल मेमोरी क्या होती है, जब हम किसी कार्य को बार बार करते रहते हैं, तब हमारे संबंधित अंगों को कार्य करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है। जैसे कि आप टाइपराइटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो आपकी जो उंगलियां होती हैं वो अपने आप ही काम करने लगती हैं, कि अच्छा टी यहाँ पर होगा, जेड यहाँ पर है कीबोर्ड में। ठीक है। ट्रू मेमोरी क्या होती है, ये इसको शिक्षाविदों ने इस स्मृति को सबसे श्रेष्ठ कहा है। इस प्रकार की स्मृति में विषय वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से याद किया जाता है। इसमें याद की हुई सामग्री का क्रमबद्ध ज्ञान स्थायी बना रहता है। इसीलिए ये वास्तविक मेमोरी या ट्रू मेमोरी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कही गई है, ऊंची कही गई है। अगर हम लॉज ऑफ मेमोरी की बात करें, तो एसोसिएशन लॉज पे ये वर्क करता है, जो हमारे स्मरण के कुछ विशिष्ट नियमों पर आधारित है, जो कि पुनः स्मरण की क्रिया में सहायता देते हैं। पुनः स्मरण विशेष रूप से
एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ पर आधारित है। एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ पर आधारित है। एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ में प्रमुख नियम दिए गए हैं और गौण नियम दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम प्रमुख नियम में बात करें तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होती है जब दो वस्तुओं, व्यक्तियों और तथ्यों में पूर्ण या आंशिक रूप से समानता पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं। अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट की बात करें, असमानता या विपरीतता के नियम की बात करें तो क्या रहता है कि एक दूसरे विपरीत रहते हैं, या फिर व्यक्ति कह लें, वस्तु कह लें, तथ्य कह लें। जैसे कि दुख के समय हम सुख को याद करते रहते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, असमानता का नियम हुआ। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी की अगर हम बात करें कि इस नियम के अनुसार जब दो घटना या अनुभव ज्ञान हम एक साथ ग्रहण करते हैं तब वे स्मृति पटल पर एक दूसरे से संबंधित होकर एक साथ अंकित होती हैं और मस्तिष्क में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं सानिध्य या सहचारता का नियम। अगर हम गौड़ नियम की बात करें तो लॉ ऑफ प्राइमरी नियम की अगर हम बात करें, इस नियम के अनुसार जो हमारा लॉ ऑफ प्राइमरी है, गौड़ नियम में पहला नियम है, इस नियम के अनुसार जो अनुभव हम सर्वप्रथम प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि वो हमारे जो हमने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है वो हमारे कई दिनों तक की दिमाग में रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्राइमरी। लॉ ऑफ रेसेसेंसी अगर हम आसन काल नियम की बात करें तो एक विचार जब दूसरे विचार से संबंधित होता है तो उसे आसन काल का नियम कहते हैं। जैसे कि अगर हमने गोदान उपन्यास पढ़ा हुआ है तो अगर प्रेमचंद का कहीं भी फिर उसके बाद नाम आता है हमारे गोदान पढ़ने के बाद तो हमें तुरंत ही याद आ जाता है, अच्छा प्रेमचंद का तो उपन्यास गोदान था। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो विचार अधिक बार साथ साथ अनुभव किए जाते हैं उन पर हम बराबर ध्यान देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो सरलता से हमारे स्मरण में आ जाते हैं, हमारे मेमोरी में आ जाते हैं, तो इसको ही आवृत्ति का नियम कहते हैं। लास्ट में अगर हम बात करें रुचि की तीव्रता या स्पष्टता का नियम, जो हमारे रुचि के अनुसार चीज़ें होती हैं, जो हम रुचि के साथ पढ़ते हैं जिन सब्जेक्ट्स को, जो चीज़ों को, वो हमें सरलता से पुनः स्मरण हम उनको ईजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन के ऑफ आइडियाज़ के नियम होते हैं जो कि प्रमुख नियम है, गौड़ नियम है। ये स्मृति आपके टेट सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है। इसके नियम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा नियम किस में है, प्रमुख नियम कौन से होते हैं, गौड़ नियम कौन से होते हैं और फैक्टर्स कौन कौन से हैं। वुडवर्थ ने यहाँ पे ये फैक्टर्स दिए थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर भी करिए। थैंक यू।